आवाज आ रही है मेरी आप तक? जाएंगे, मुझे ये बताएं, जब भी ऑनलाइन क्लास होती है तो सर मोस्टली मोस्टली स्ट्रेंथ सर कितनी रहती है 20 आपकी से लेके स्टूडेंट्स की? 25 तक सर। ठीक है, बे- 20 से लेके जी 25 जी तक। सर। जी सर, ठीक है। सर हैदर की पहले क्लास हुई थी, उसमें सर मैक्सिमम 26 थे हम। फिर वो आस्ते आस्ते ठीक है। स्ट्रेंथ है मतलब 20 तक आ गई थी सर। ठीक है, बस ये 20 आ जाए स्ट्रेंथ हमारी, उसके बाद हम शुरू करते हैं, ताकि हमारा जो लेक्चर है वो फ्लो के साथ चले, क्योंकि वो ठीक है। बीच बीच में रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर मुझे पॉजेस लेने पड़ेंगे। हाँ ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जहांगीर, आप मेरे साथ कनेक्ट में रहना, कनेक्शन में जी रहना, जी सर। ताकि मुझे जो है वो पता लगता रहे कि जो है वो आवाज़ मेरी प्रॉपर जा रही है नहीं जा रही है। जी जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है। जहांगीर, आपकी तरफ से बहुत नॉइस आ रही है, इसे कंट्रोल कीजिए। मेरे ख्याल में हमें शुरू करना चाहिए, बाकी स्टूडेंट्स आते हैं तो फिर कर लेंगे उन्हें ज्वाइन। ठीक है सर। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं क्लास को। अच्छा, सब्जेक्ट हमारा है क्रिमिनल साइकोलॉजी, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ड्राई भी है। ठीक है, लेकिन कोशिश पूरी मैंने यही की है कि टॉपिक्स को मैं इतना कंसाइज कर दूं, और चीज़ों को मैं जो है वो इतना पॉइंट टू पॉइंट कर दूं कि आप लोगों को कम से कम कंफ्यूजन हो इस सब्जेक्ट के अंदर। वो कंफ्यूजन आपको ना हो जितनी कंफ्यूजन हमें फेस करनी पड़ी थी जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे। अच्छा देखें, वैसे तो ऑनलाइन क्लास की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन क्लास के जो है वो अपने इश्यूज हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी अभी सिस्टम हमारा ऐसा चल रहा है, तो इसी ऑनलाइन सिस्टम को लेके चलते हुए मैंने एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी की है कि क्लास में क्या होता है, लेक्चर्स होते हैं, और उनमें से जो है वो कुछ चीज़ें आप नोट कर लेते हो, कुछ चीज़ें आप मिस कर देते हो। मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट चल रहा होता है उस टाइम पे वो नहीं लिख रहे होते, और अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको वो नोट कर रहे होते हैं, तो ये एक इशू होता है। तो ऑनलाइन क्लास के थ्रू जब हमारी क्लास हो रही है या होगी तो इससे फ़ायदा आपको ये हो गया है, एक कि मैंने आपके जो नोट्स हैं वो बड़े कंसाइज वे में बना दिए हैं, यानी मैंने स्लाइड्स बना दी हैं। जो जो हमारे टॉपिक्स हैं या जिन जिन टॉपिक्स को हमने टच करते हुए चलना है, कवर करते हुए चलना है, उन टॉपिक्स की मैंने स्लाइड्स बना दी हैं। तो अब बहुत ही कंसाइज फॉर्म में आपको वो नोट्स मिल जाएंगे जो आपके टॉपिक्स को क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है। तो जो स्लाइड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद उन्हीं स्लाइड्स को हम लेकर चलेंगे और अपने क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आप सबको म्यूट रखा है, लेकिन जो ऑप्शन होता है अनम्यूट करने का स्टूडेंट्स की तरफ से वो मैंने ऑन रखा है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन होती है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता है, तो वो जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकता है, या फिर वो वेट कर सकता है कि एंड में जब हमारा ये टॉपिक खत्म होगा या आज का हमारा जो लेक्चर खत्म होगा तो उसके बाद वो क्वेश्चन कर सकता है। तो आपके पास ये अथॉरिटी है, आपके पास ये राइट है कि आप जब चाहें अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अगर आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही तो आप वो भी बता सकते हैं कि सर आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा जो है वो इसको देखें। ठीक है। तो वो इशू जो आपको था कि सर हमें म्यूट कर देते हैं, कुछ पूछ ही नहीं सकते हम, तो वो सारे आपके इश्यूज खत्म हो गए। मैंने आपको अनम्यूट रखा है। आपके पास राइट है कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अब मैं प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उन्हीं स्लाइड्स को मूव करते हुए हम आगे चलेंगे। जी, स्लाइड्स आपको शो हो रही हैं? जी सर। यस सर, यस। यस सर। ठीक है, ठीक है। स्लाइड सारी आपको मिल जाएंगी, लेकिन फिलहाल आपने स्लाइड्स के चक्कर में नहीं रहना। फिलहाल आपने कोशिश करनी है कि जो हमारा ये लेक्चर होगा इसी लेक्चर में सब कुछ आपका क्लियर हो जाए, कोई भी एक कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट है क्रिमिनल साइकोलॉजी,
उस सब्जेक्ट में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अहम हैं और उनका हमें ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली हैं या जो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं, आपने उन चीज़ों को नोट कर लेना है। यानी जिन जिन चीज़ों को हम अपने लेक्चर में क्लियर करते हुए जाएंगे, उन तमाम चीज़ों को आपने समझना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ ना छोड़ूं जिससे आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप उसको नोट डाउन कर लें और क्लास के एंड में आप मुझसे पूछ लें। अगर इस स्ट्रेटजी को लेके आप लोग चलेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इस सब्जेक्ट के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी चीज़ें आपको थोड़ी सी रिकॉल हो जाएंगी या फिर आपको पता चल जाएंगी। अब देखें, क्रिमिनल साइकोलॉजी में जब हमने शुरू किया था सब्जेक्ट को, तो हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था सबसे पहले, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट की कोर फाउंडेशन है उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हम उसकी कोर फाउंडेशन को समझ जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मकसद क्या है और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो हमें फाइंडिंग्स मिलेंगी या उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा टच करते हुए चलते हैं इंट्रोडक्शन से, उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक होगा वहां पे आके हम स्टे करेंगे और उसको हम जो है वो प्रॉपर्ली फोकस करेंगे। देखिए, अगर हम इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो क्रिमिनल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग हाउ साइकोलॉजी इज अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ क्राइम एंड criminals. Throughout this course, we will look at different psychological perspectives and research in order for us to understand and explain the variety of different situations that can occur when investigating with the use of criminal psychology, including discussing with witnesses, criminal behaviors, and investigations. यानी अगर हम क्रिमिनल साइकोलॉजी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका स्कोप बहुत बड़ा है, जिसका डोमेन बहुत बड़ा है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो अप्लाई किया जा सकता है। देखें, ये आ गया ना पॉज, इसलिए मैं इनका वेट कर रहा था स्टूडेंट्स का। खैर जी, क्रिमिनल साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो इन्वॉल्व करता है, यानी क्रिमिनल साइकोलॉजी जो है वो कवर करता है किसे, बहुत सारी अप्रोचेस को, बहुत सारी फील्ड्स को, बहुत सारे प्रोसेसेस को। क्रिमिनल साइकोलॉजी जो है वो बेसिकली अप्लाई किया जाएगा किस चीज़ को स्टडी करने के लिए, क्राइम को और क्रिमिनल्स को। इन दो चीज़ों पर हमारा मेन फोकस होगा कि हम समझेंगे क्राइम के बारे में, क्रिमिनल्स के बारे में इस सब्जेक्ट के थ्रू। इस कोर्स के जरिए हम डिफरेंट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे, डिफरेंट रिसर्चेस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ये जो बेसिकली क्राइम है या क्रिमिनल है या जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है ये फिनोमेना क्या है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा सब्जेक्ट क्रिमिनल साइकोलॉजी है वो एप्लीकेबल है, या क्रिमिनल साइकोलॉजी की जो चीजें हैं वो एप्लीकेबल हैं विटनेसेस को इंटरव्यू करते हुए, क्रिमिनल बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करते हुए और इन्वेस्टिगेशन को करते हुए। तो ये बेसिक जो हमारे सब्जेक्ट की कोर फाउंडेशन ये है कि क्रिमिनल साइकोलॉजी जो है वो हमने समझना है, हमने ये समझना है कि जो एक क्रिमिनल है वो किस माइंडसेट के साथ और किस मेंटल सेटिंग के साथ जो है वो क्राइम को करता है। अगर कोई एक बार क्राइम कर रहा है या कोई रिपीटेडली क्राइम कर रहा है या कोई क्रिमिनलिटी में सफर कर रहा है तो उसके कोर रीजंस क्या है और किस तरीके से हम क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझ सकते हैं और किस तरीके से ये चीज़ हमें हेल्प कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, इंटरव्यूज के अंदर, इंटेरोगेशंस के अंदर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के गोल्स को अचीव करने के अंदर। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक इन्वेस्टिगेटर के लिए, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए या फिर एक पुलिस ऑफिसर के लिए या एक क्रिमिनोलॉजिस्ट के लिए इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि सोसाइटी में अगर किसी खास तरह का क्राइम बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्रिमिनल साइकोलॉजी हमारे लिए एक बहुत ही अहम टूल है जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो तमाम के तमाम ट्रिगरिंग फैक्टर्स को जो कि बेसिकली बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं क्राइम को। नेक्स्ट हमारे पास है क्राइम। क्राइम जो है वो इस पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी पूरी फील्ड इस पे डिपेंडेंट है। अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें तो क्राइम इज एन एक्ट ऑफ कमिटेड और omitted इन वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ, either forbidding or commanding it, a breach or violation of public right or duty due to a whole community, considered as a community in its social aggregate capacity as distinguished from a civil injury. देखें, अभी तक आपने जो क्राइम की डेफिनेशन पढ़ी है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाऊँ, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर लेकर जाऊँ, थोड़े से प्रोफेशनल लेवल पे हम डिस्कस करें क्राइम को। क्राइम इज एन एक्ट ऑफ कमिटेड और omitted.
in violation of a public law, either forbidding or commanding it. A breach or violation of public right or duty due to a whole community considered as a community in its social aggregate capacity as distinguished from a civil injury. अगर हम क्राइम को देखें तो क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो कमिट किया जाता है या ओमिट किया जाता है. यानी क्राइम जो है वो एक ऐसा एक्ट है जो कमिट किया जाता है या ओमिट किया जाता है इन द वायोलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ. कोई भी अगर पब्लिक लॉ बना हुआ है उसकी वायोलेशन हो जाती है, उसकी ओमिशन हो जाती है और उसके थ्रू कोई ऐसा एक्ट ऑकर हो जाता है जो बेसिकली हमारी सोसाइटी को, हमारे लॉ को, हमारे पब्लिक लॉ को जो है वो ब्रीच करता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ क्राइम. यानी कोई भी ऐसा एक्ट जो हमने किया है या हमसे हो गया है वो एंटी सोशल है, अनलॉफुल है, पब्लिक ऑर्डर को ब्रीच कर रहा है, पब्लिक लॉ को ब्रीच कर रहा है, वो ऐसे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है जो कि हार्मफुल हैं हमारे एक इंडिविजुअल के लिए, हमारी पब्लिक के लिए और हमारी पूरी सोसाइटी के लिए, और उससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्ड जो है वो प्रैक्टिसेस भी हैं. ठीक है, कुछ लीगल प्रैक्टिसेस भी हैं जिसे हम कह सकते हैं पनिशमेंट है, पेनल्टी है, फाइन है, दैट इज कॉल्ड अ क्राइम. ठीक है, आगे चलते हैं. This is denoting an unlawful and punishable act. Crime, also described as an offense or a criminal offense, is an act harmful to individuals as well as to the community. To be classified as a crime, the act of doing something bad normally is usually accompanied with the intention to do something bad. Next है हमारे पास. It is important to bear in mind that over time, what is considered an act of crime may change as opinions, beliefs, as laws can change. Thus, can lead to acts of behavior being criminalized and decriminalized. For example, homosexual activity and fox hunting have been illegal and legal over time. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि जब हम क्राइम की बात करते हैं तो एक चीज ये हमारे माइंड में होनी चाहिए कि बहुत सारे एक्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं जो कभी क्राइम होते हैं और कभी क्राइम नहीं होते. डिपेंड करता है टाइम क्या है, डिपेंड करता है लोकेलिटी क्या है, डिपेंड करता है सोसाइटी क्या है. ये चीज आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि बहुत सारे क्राइम ऐसे हैं जो पहले तो क्राइम नहीं थे लेकिन अब क्राइम है, और बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं जो अभी क्राइम है, पहले क्राइम नहीं थे. बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पहले क्राइम थे अभी क्राइम नहीं है. जब रिसर्च होती है डिफरेंट चीजों के ऊपर तो रिसर्च के बाद जो फाइंडिंग्स आती हैं वो फाइंडिंग्स के थ्रू जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो लॉ मेकर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये जो एक्ट है इसे जो है वो क्रिमिनलाइज करना है या नहीं करना. ठीक है, थोड़ा सा ये इस चीज का ख्याल रखें कि प्लीज राइट नहीं करें इसके ऊपर. जी, आगे चलते हैं. इसका पॉइंट क्या है? इसका पॉइंट ये है कि बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं जो पहले क्राइम थे अब नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अब क्राइम है पहले नहीं है. तो इस चीज का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी क्राइम जो पहले क्राइम नहीं था अब क्राइम है, या अब क्राइम है पहले क्राइम नहीं था, तो इस चीज के ऊपर हम थोड़ा सा देखें. यानी बीइंग अ क्रिमिनोलॉजिस्ट हमें इस चीज को कॉम्प्रिहेंड करना है, और हमारा जो माइंडसेट है या हमारी जो अप्रोच है वो इसी लेवल की होनी चाहिए कि हमने किसी भी जो है वो एक्शन को क्रिमिनलाइज्ड नहीं करना जो कि नॉन क्रिमिनलाइज्ड है, और किसी भी एक्शन को नॉन क्रिमिनलाइज नहीं करना जो कि क्रिमिनलाइज्ड है. टाइम के हिसाब से, विद द पैसेज ऑफ टाइम, लोकेलिटी के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से जो हमारे एक्शंस हैं वो वेरी करते हैं, और हमारे एक्शंस जो हैं वो क्राइम या जो है वो क्या कहते हैं नॉन क्रिमिनल एक्ट्स कहलाते हैं. आगे चलते हैं हम इससे साइकोलॉजी पे आते हैं. क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझने के लिए साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है. Psychology is about the scientific study of the human mind and its functions, including those affecting behavior in a given context. The human mind is very complex and is the source of all thought and behavior. Studying the mind as a psychologist involves predicting how a human should behave in different contexts and situations. बहुत सिंपल सी बात है. साइकोलॉजी को अगर हम देखें तो साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है. किस चीज की? ह्यूमन माइंड की और उसके फंक्शंस की. दो चीजें हैं इसके अंदर. यानी अगर हम साइकोलॉजी को देखते हैं, अभी हम क्रिमिनल साइकोलॉजी पे नहीं आ रहे, सिर्फ साइकोलॉजी को उठा रहे हैं. अगर हम साइकोलॉजी को देखते हैं तो साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक स्टडी है, यानी ये एक साइंस है. जिस तरीके से साइंस में क्या होता है कि हम फैक्ट्स को देखते हैं और फैक्ट्स की बेस पे हम चीजों को जो है वो लेकर चलते हैं. तो साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी? ह्यूमन माइंड की और उसके फंक्शंस की. यानी जो इंसान का माइंड है उसको स्टडी करना पूरे तरीके से, और उसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको स्टडी करना. ये दो चीजें जो है वो मेन डोमेन्स होते हैं किसके? साइकोलॉजी के. टू स्टडी द ह्यूमन माइंड एंड टू स्टडी इट्स फंक्शंस, including those affecting behavior in given context.
यानी वो तमाम के तमाम ह्यूमन माइंड के फंक्शंस जो इंसान के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, जो इंसान के बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं, जो इंसान के बिहेवियर को चेंज करते हैं, या जो इंसान के बिहेवियर को ड्राइव करते हैं, उन तमाम के तमाम फंक्शंस को हमने स्टडी करना है और समझना है। किस तरीके से ऐसा क्यों होता है कि कोई भी एक शख्स जो है वो एंटी सोशल बन जाता है, और ऐसा क्यों होता है कि कोई भी एक शख्स जो है वो सोशल रहता है। इन दोनों के दरमियान में, क्योंकि ह्यूमन माइंड इंसान का एक ही है, हर इंसान के पास एक ही ह्यूमन माइंड है, हर इंसान के पास जो फंक्शन है माइंड का वो सेम है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, प्रोसेस में कहाँ पे वो गड़बड़ आ जाती है जिसकी वजह से एक बंदा एंटी सोशल हो जाता है और एक बंदा जो है वो सोशल रहता है। तो हमने इस चीज को समझने के लिए ह्यूमन माइंड का जो प्रोसेस है, या ह्यूमन माइंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या ह्यूमन माइंड के जो फंक्शंस हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो उसमें ये कह रहा है कि साइकोलॉजी के अंदर हम फोकस करते हैं किस चीज के ऊपर, ह्यूमन माइंड के ऊपर, उसके फंक्शंस के ऊपर, ताकि हम ये समझ सकें कि किस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, और अगर कहीं पर कोई मसला आता है, कौन कौन सी चीजों में चेंजेस आने की वजह से, या हमारे माइंड के फंक्शंस के कौन कौन सी जगहों पे इश्यूज आने की वजह से जो अप्रोचेज हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। कुछ लोग पॉजिटिव साइड पे निकल जाते हैं, कुछ लोग नेगेटिव साइड पे निकल जाते हैं। तो ये चीज बेसिकली समझने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, हम साइकोलॉजी को फोकस करें। ठीक है, आगे चलते हैं जी। This is completed through conducting a series of experiments which will either confirm or refute their expectations, and therefore psychology involves psychologists using human behavior as a clue to establish how the mind works. There is a relationship between the brain, the mind and the behavior which can be difficult and take quite a long time to establish. यानी बहुत ही जो है वो दिस इज कंप्लीटेड थ्रू कंडक्टिंग अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यानी अगर हम समझना चाहते हैं ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन माइंड के फंक्शंस को, और उस प्रोसेस को जिसके थ्रू जो हमारे बिहेवियर्स हैं वो अल्टर होते हैं, वो ड्राइव होते हैं, या फिर वो चेंज होते हैं, या फिर वो लीड होते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, हमें डिफरेंट रिसर्चेस को समझना पड़ेगा, हमें डिफरेंट लिटरेचर को गो थ्रू करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये हमारे अंदर एक जो है वो अप्रोच स्टैब्लिश होगी कि भाई जो इंसान का दिमाग है वो कैसे काम करता है, और किस तरीके से वो हमें एंटी सोशल एक्टिविटी की तरफ लीड करता है। एक रिलेशनशिप है हमारे ब्रेन के दरमियान में, हमारे माइंड के दरमियान में, और हमारे बिहेवियर्स के दरमियान में। हमारा ब्रेन, हमारा माइंड और हमारे बिहेवियर से तीन अलग चीजें हैं। इन तीनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप है, और उस रिलेशनशिप के थ्रू ही प्रोडक्टिविटी होती है किसकी उस स्टेट की जो हमारी सोसाइटी में मौजूद है। यानी हम जिस भी तरीके से अपने सोसाइटी में बिहेव करते हैं, या जो भी हमारा स्टेटस है हमारी सोसाइटी में, या जो भी हमारी इमेज है हमारी सोसाइटी में, वो बेसिकली कनेक्टेड है किससे, हमारे ब्रेन से, हमारे माइंड से और हमारे बिहेवियर से। ठीक है, विच कैन बी डिफिकल्ट एंड टेक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम टू स्टेब्लिश। और ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है इसको समझना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज वाई कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स नीड टू बी कंपाइल्ड केयरफुली एंड कंडक्टेड टू हेल्प साइकोलॉजिस्ट स्टडी हाउ द माइंड वर्क्स थ्रू ऑब्जर्विंग बिहेवियर। यही वजह है कि हमारे सिस्टम को, हमारे लीगल सिस्टम को, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, क्रिमिनोलॉजिस्ट की जरूरत है, क्योंकि वो इन कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने की कैपेसिटी रखते हैं। उन्होंने पढ़ा होता है, उन्होंने रिसर्च की होती है, और उन्हें चीजों के बारे में नो हाउ होती है कि किस तरीके से एक ह्यूमन माइंड वर्क करता है और किस तरीके से क्रिमिनल माइंड वर्क करता है। तो यही वजह है कि एक इन डेप्थ और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या क्रिमिनोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने की होती है। तो उनके पास एक्सप्लेनेशंस होती हैं, उनके पास अजम्पशंस होती हैं, उनके पास हाइपोथेसिस होते हैं, और उनके पास वो प्रैक्टिकलिटीज होती हैं और टेक्निकलिटीज होती हैं जिनसे वो क्या करते हैं, जिनसे वो डिफाइन कर पाते हैं किसी भी बंदे के क्रिमिनल बिहेवियर को, या प्रिडिक्ट कर पाते हैं किसी के क्रिमिनल बिहेवियर को। जब लॉ मेकिंग होती है, जब पॉलिसी मेकिंग होती है, तो वहां पर भी जो है वो मौजूद होते हैं क्रिमिनोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किनको, लॉ मेकर्स को, कि भाई ये चीज होनी चाहिए, दिस शुड बी देयर, दिस शुड नॉट बी देयर, दिस शुड बी फोकस्ड, दिस शुड बी नेग्लेक्टेड। ये तमाम की तमाम चीज, ये पूरी की पूरी एक टीम होती है। ठीक है, मैं उन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ जिन सोसाइटी के अंदर जो है वो
जो सोसाइटी डेवलप्ड है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, हमारे यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हैं, तो हमारे यहाँ पर सेटअप ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन होपफुली फ्यूचर में हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिमिनल साइकोलॉजी। Criminal psychology involves the mental characteristics or attitude of a person or group. Criminal psychology or criminological psychology is a study of the will, thoughts, intention, and reactions of criminals and all that partakes in the criminal behavior. क्रिमिनल साइकोलॉजी को हम डिस्कस कर चुके हैं, एक दफा दोबारा इस चीज के ऊपर देखते हैं, इसको फोकस करते हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर अगर हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर अगर हम देखेंगे या स्टडी करेंगे तो हम मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। जो इंसान की मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इंसान के माइंड की जो खसूसियात हैं, इंसान की माइंड के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो इंसान की ह्यूमन माइंड के सिस्टम को बना रहे हैं, हम उसे स्टडी करेंगे। यानी क्रिमिनल साइकोलॉजी में हमारा फोकस होगा मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जितनी भी मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उनको देखेंगे, एटीट्यूड को देखेंगे किसी भी शख्स के या किसी भी ग्रुप के। क्रिमिनल साइकोलॉजी या फिर क्रिमिनोलॉजिकल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, ये स्टडी है किसकी? किसी भी इंसान के विल की, या कह लीजिए क्रिमिनल के विल की, थॉट्स की, इंटेंशन की, रिएक्शंस की, क्रिमिनल्स की, और उन तमाम के तमाम चीजों की जो कंट्रीब्यूट करते हैं क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर। दोबारा मेरी बात सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है, क्रिमिनल साइकोलॉजी इन्वॉल्व करती है, यानी क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर जो चीज़ें हैं उनमें हम जिन चीज़ों को देखेंगे वो क्या है, हमारा फोकस क्या होगा? क्रिमिनल साइकोलॉजी में जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एटीट्यूड्स हैं किसी भी एक पर्सन के, किसी भी ग्रुप के, जो विल है किसी भी शख्स की, जो उसके थॉट्स हैं, जो उसके इंटेंशन है, जो उसके रिएक्शंस हैं, जो क्रिमिनल है, और वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं क्रिमिनल बिहेवियर के अंदर, वो चीज़ें जो है वो हमारा मेन फोकस होंगी क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर। और इन तमाम चीज़ों को अगर हमने समझ लिया तो हम फिर बहुत आसानी से इन्हें कनेक्ट कर पाएंगे किसके साथ में? क्राइम्स के साथ में। फिर चाहे वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन हो, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, क्राइम अगेंस्ट स्टेट हो, या क्राइम अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर हो, किसी भी लेवल का, किसी भी टाइप का अगर क्राइम है तो हम उसके साथ में इसे कनेक्ट कर पाएंगे कि अगर किसी ने थेफ्ट की है तो बेसिकली उसके पीछे उस बंदे की क्या साइकोलॉजी है, उस क्रिमिनल की क्या साइकोलॉजी है कि वो थेफ्ट कर रहा है। अगर कोई वायलेंट क्राइम्स कर रहा है तो उसके पीछे जो है वो क्रिमिनल की क्या साइकोलॉजी है, ये समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। किसके जरिए? जब हम समझ लेंगे मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को, एटीट्यूड को, एक पर्सन के, ग्रुप के, क्रिमिनल को, उसके विल को, उसकी थॉट्स को, उसके इंटेंशन को, और उसके रिएक्शंस को, और उन तमाम के तमाम फैक्टर्स को जो कंस्ट्रक्ट करते हैं क्रिमिनल बिहेवियर को। इन तमाम चीज़ों को स्टडी करना हमारे सब्जेक्ट का अल्टीमेट गोल है। हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें कैरेक्टरिस्टिक शामिल होंगी, एटीट्यूड शामिल होंगे, बिहेवियर शामिल होंगे, इंटेंशन शामिल होगी, इल शामिल होगी, विल शामिल होगी, थॉट्स शामिल होंगे, और रिएक्शंस शामिल होंगे हमारे। द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, मोटिवेशनल पैटर्न्स एंड बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल्स। मैंने आपको बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बताई थी क्लास में, और वो थी कि क्रिमिनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, मोटिवेशनल पैटर्न्स एंड बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल्स। यानी अगर हम इसको बहुत ज्यादा कंसाइज कर लेते हैं और एक लाइन में अपने माइंड में रखना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं एक सेंटेंस में कि ये स्टडी है तीन चीजों की। नंबर 1, हमारे मेंटल प्रोसेस की, हमारा जो पूरा मेंटल प्रोसेस है या क्रिमिनल का जो पूरा मेंटल प्रोसेस है वो क्या है, वो कैसा है। नंबर 2, मोटिवेशनल पैटर्न्स, वो कौन कौन से ट्रिगर्स हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं, वो कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो मोटिवेट करते हैं क्रिमिनल को। एंड नंबर 3, बिहेवियर्स ऑफ क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स के बिहेवियर्स किस तरह के होते हैं, कौन कौन से बिहेवियर्स कौन कौन से क्रिमिनल्स के होते हैं। तो हमारा जो अल्टीमेट फोकस होगा वो इन तीन मेन डोमेन्स पे भी होगा। कैसे? मैंने आपको बताया, द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, मोटिवेशनल पैटर्न्स एंड बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल्स। यानी आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे माइंड के प्रोसेस को समझना, नंबर 1। नंबर 2, मोटिवेशनल पैटर्न्स को समझना, यानी ट्रिगर्स क्या हैं, ठीक है। एंड नंबर 3, जो बिहेवियर है क्रिमिनल्स का, उनको देखना। ये तीन चीजें हमारा मेन फोकस होंगी। अब देख लेते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी के स्कोप को। अच्छा, इसको हमने डिस्कस नहीं किया था, ये हमारे लिए कुछ नया है, इसको गौर से सुनिएगा। अगर हम क्रिमिनल साइकोलॉजी के स्कोप की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम क्रिमिनल साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहे हैं। अगर हम इस स्कोप वर्ड को
ट्रांसलेट करें, ठीक है, तो हम कहेंगे कि स्कोप का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, यानी किसी भी फील्ड को लेके जितनी भी चीजें उस फील्ड में मौजूद होती हैं या जितनी भी चीजों को वो फील्ड कवर कर रही होती है वो उसका स्कोप है, ठीक है। तो अगर हम क्रिमिनल साइकोलॉजी के स्कोप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिमिनोलॉजी के स्कोप की बात करते हैं तो क्या है, मेकिंग ऑफ लॉस, ब्रेकिंग ऑफ लॉस, रिएक्शन टुवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ लॉस। जहां जहां पर मेकिंग ऑफ लॉस की बात होगी, जहां जहां पर लॉ मेकिंग की बात होगी, जहां जहां पर लॉ से रिलेटेड पॉलिसी मेकिंग की बात होगी, वहां पे क्रिमिनोलॉजी का स्कोप है, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ लॉ, जहां जहां पर लॉ ब्रेकिंग होगी, वो तमाम जहां जहां पर लॉ ब्रेकिंग होगी या वो तमाम के तमाम इदारे, वो तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशंस जो डील करेंगे लॉ ब्रेकिंग को, वहां पे भी बेसिकली क्रिमिनोलॉजी का स्कोप है। रिएक्शन टुवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ लॉस, वो तमाम के तमाम इंस्टीट्यूशंस, वो तमाम की तमाम एजेंसीज, वो तमाम के तमाम प्रोसेस, वो तमाम के तमाम सिस्टम्स जो बेसिकली रिएक्शन को डील करेंगे, किसी भी क्राइम के रिएक्शन को डील करेंगे, वहां पर भी क्या है, हमारे क्रिमिनोलॉजी का स्कोप मौजूद है। तो जिस तरीके से क्रिमिनोलॉजी का स्कोप है मेकिंग ऑफ लॉस, ब्रेकिंग ऑफ लॉस एंड रिएक्शन टुवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ लॉस, तो बिल्कुल वैसे ही क्रिमिनल साइकोलॉजी का भी स्कोप है। अब क्रिमिनल साइकोलॉजी का जो स्कोप है वो इतना ब्रॉड नहीं है जितना हमारी क्रिमिनोलॉजी का है, क्योंकि हमारी जो क्रिमिनोलॉजी है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, वो एक ऐसी अप्रोच है, हमारी क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जो बेसिकली एक मिक्सचर है डिफरेंट साइंसेस का। हमारी क्रिमिनोलॉजी में हम साइकोलॉजी को भी फोकस करते हैं, सोशियोलॉजी को भी फोकस करते हैं, हमारी क्रिमिनोलॉजी के अंदर हम जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी फोकस करते हैं, हम जो है वो पिनोलॉजी को भी फोकस करते हैं, विक्टिम्स को भी फोकस करते हैं, एक्यूज को भी फोकस करते हैं, कोर्ट सिस्टम, प्रिजन सिस्टम, पुलिस सिस्टम, एजेंसी सिस्टम, ठीक है, जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, इन सबको हम फोकस करते हैं, क्राइम को फोकस करते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर को फोकस करते हैं, क्रिमिनलिटी को फोकस करते हैं, सेपरेटली, कलेक्टिवली, ठीक है, क्राइम्स को फोकस करते हैं, टाइप्स ऑफ क्राइम्स को फोकस करते हैं, क्लासिफिकेशन को फोकस करते हैं, प्रिवेंशन को फोकस करते हैं, थ्योरीज को फोकस करते हैं, ठीक है, प्रिवेंटिव जो है वो स्ट्रेटजीज को और प्रिवेंटिव मॉडल्स को फोकस करते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें हमारा स्कोप है, हमारा स्कोप बहुत ब्रॉड है। अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो बहुत ब्रॉड है, अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकली तो वो बहुत नैरो है। वो इसलिए नैरो है क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी तक एक्सेप्टेंस उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमारी फील्ड को लेकर, लेकिन होपफुली के फ्यूचर में एक्सेप्टेंस होगी और आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस जो है वो आ रही है। जी, क्रिमिनल साइकोलॉजी के स्कोप की बात करते हैं तो विद इन द स्कोप ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी डिविएंस एंड क्राइम कैन बी रिलेटेड बट नॉट कंसीडर्ड द सेम इन ऑल केसेस। यानी हमारा जो क्रिमिनल साइकोलॉजी का जो स्कोप है वो क्राइम से रिलेटेड है। क्राइम से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं या क्राइम से रिलेटेड जितनी भी जगहें हैं वहां पे क्रिमिनल साइकोलॉजी का स्कोप है। जहाँ पे बात आ रही है क्राइम्स कमीशन की, जहाँ पे बात आ रही है क्राइम को स्टडी करने की, जहाँ पे बात आ रही है क्राइम एक्टर्स को स्टडी करने की, वहां पे तो क्रिमिनल साइकोलॉजी का स्कोप है। लेकिन ये जो हमारे पास एक और टर्म है जिसे हम डिविएंस कहते हैं, तो डिविएंस जो है वो ये क्वेश्चन मार्क है कि जो डिविएंस है वो क्रिमिनल साइकोलॉजी के डोमेन में आता है कि नहीं आता। Within the scope of criminal psychology, deviance and crime can be related but not considered the same in all cases. यानी जब हम बात करते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी के स्कोप की, तो क्रिमिनल साइकोलॉजी के स्कोप में क्राइम तो आता है, उसके साथ साथ डिविएंस का क्राइम के साथ क्या रिलेटेड है वो भी आता है, क्या रिलेशन है वो भी आता है। ये दोनों चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्ट कैन बी क्रिमिनल एंड डिविएंट सच एज रेप, मर्डर एंड किडनैपिंग। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी भी एक्ट की बात करते हैं तो वो एक ही सिचुएशन में, एक ही टाइम फ्रेम में वो क्राइम भी हो सकता है और डिविएंस भी हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं रेप की, तो ये एक ऐसा क्राइम है ये एक ऐसा एक्ट है बेसिकली जो क्राइम भी है और डिविएंस भी है। अगर हम बात करते हैं मर्डर की, तो ये भी एक ऐसा एक्ट है जो क्राइम भी है और डिविएंस भी है। अगर हम बात करते हैं किडनैपिंग की, तो ये एक ऐसा एक्ट है जो क्राइम भी है और डिविएंस भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं किसी ऐसे क्राइम की, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अल्कोहल कंजम्पशन की, शराब पीने की, ठीक है। अगर हम अल्कोहल कंजम्पशन की बात करते हैं तो जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो बेसिकली पाकिस्तान में क्राइम है, लेकिन उसकी कंडीशन है, उसकी कंडीशन क्या है कि ये मुस्लिम्स के लिए क्राइम है, नॉन मुस्लिम्स के लिए डिविएंस है। डिविएंस तो खैर सबके लिए है, लेकिन अगर हम क्राइम की बात करते हैं तो ये मुस्लिम्स के लिए क्राइम है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके रिलीजन में ये चीज अलाउ है तो उनके लिए क्राइम नहीं है। तो अगर हम अल्कोहल कंजम्पशन की बात करते हैं तो अल्कोहल कंजम्पशन या अल्कोहल लेना या अल्कोहल यूज करना बेसिकली क्या है, हमारे लिए क्राइम है,
और डिवियंस भी है, लेकिन अगर हम बात करें अदर कम्युनिटीज की, अदर रिलीजन्स की कम्युनिटीज की जो हमारे मुल्क में रहते हैं, उन को ये क्राइम नहीं है। तो इस तरीके की बहुत सारी कंडीशंस और बहुत सारी एक्सेप्शंस मौजूद है जो हमारी पाकिस्तानी पब्लिक के लिए, कुछ के लिए क्राइम और डिवियंस दोनों हैं, लेकिन कुछ के लिए सिर्फ डिवियंस है, क्राइम नहीं है। ठीक है, तो क्रिमिनल साइकोलॉजी के स्कोप में क्राइम भी आता है, डिवियंस भी आता है। इन दोनों चीजों को स्टडी की जाती है डीपली और कॉम्प्रिहेंसिवली कि कौन कौन सी जगहों में या कौन कौन सी सिचुएशंस में जो है वो क्राइम आ जाता है, डिवियंस आ जाता है, कौन कौन सी में क्राइम आ जाता है, डिवियंस नहीं आता, और कौन कौन सी में डिवियंस आ जाता है, क्राइम नहीं आता। तो इसके स्कोप में क्राइम भी है, और क्राइम से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब है। डिवियंस भी है, डिवियंस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब है। Acts that are criminal but not deviant can be failing to wear a seat belt. The act is criminal because it is against the law. However, people that do fail to wear a seat belt are not considered criminal but by the general public. जी आगे चलते हैं। Acts can be deviant but not criminal, such as adultery, as this deviates from mainstream society. However, adulterers are not considered criminals by mainstream society. Also, actions and behaviors that are considered unlawful differ in various cultures and nations. देखें जी, यहाँ पे भी एक पॉइंट ये आ रहा है कि जब हम बात करते हैं डिवियंस की और क्राइम की, तो अगर हम स्पेसिफिकली डिवियंस को देखते हैं तो अब वहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स आ जाते हैं, डिफरेंट नेशंस आ जाती हैं, डिफरेंट सोसाइटीज आ जाती हैं। अब डिफरेंट कल्चर्स होने की वजह से, डिफरेंट नेशंस होने की वजह से, डिफरेंट सोसाइटीज होने की वजह से, डिफरेंट किस्म के रिलीजन्स होने की वजह से जो डिवियंस है वो वेरी करता है, और जो क्राइम है वो भी वेरी करता है। मिसाल के तौर पे जो एडल्ट्री है, ठीक है, एडल्ट्री अब एक ऐसा क्राइम है कि हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस आफ्टर मैरिज। अगर कोई भी आफ्टर मैरिज, यानी एक पर्सन है, देयर इज अ पर्सन, ही इज मैरिड, बट even he is married, in spite of it he is having sexual relation with any other person, that is called adultery. ठीक है, तो बहुत सारी नेशंस में, बहुत सारी सोसाइटीज में, बहुत सारे कल्चर्स में, बहुत सारी लोकेलिटीज में ये जो बेसिकली एडल्ट्री है वो क्राइम नहीं है और डिवियंस भी नहीं है। यानी बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं इस दुनिया में जहाँ इस एक्ट को ना तो वो क्राइम समझते हैं, ना तो वो डिवियंस समझते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटीज मौजूद हैं जहाँ पे क्राइम है, डिवियंस नहीं है, और कुछ ऐसी सोसाइटी मौजूद है जहाँ पे ये क्राइम भी और डिवियंस भी है। ठीक है, तो ये कुछ टाइम फ्रेम्स हैं, जिन टाइम फ्रेम्स में, या ये कुछ फ्रेम्स हैं। अब ये फ्रेम्स कल्चर की बेस पे है, ये फ्रेम सोसाइटी की बेस पे है, ये फ्रेम रिलीजन की बेस पे है, ये जो फ्रेम है वो लिबरलिज्म की बेस पे है। तो डिफरेंट बेसिस पे ये जो फ्रेम है वो चेंज है, वेरी कर रहा है, और उसी की वजह से जो डेफिनेशन है कि ये क्राइम है, कि ये डिवियंस है, कि ये दोनों है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये भी वेरी कर रहा है। तो जो क्रिमिनल साइकोलॉजी का स्कोप है वो इन तमाम चीज़ों को कवर करता है, क्राइम को भी कवर करता है, क्राइम की सिचुएशंस को भी कवर करता है, क्राइम करने वालों को भी कवर करता है, क्राइम के कॉजेस को भी कवर करता है, और लाइक वाइज डिवियंस को भी ये डील करता है। The scope of criminal psychology also involves carrying out inquiries. अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनिएगा। The scope of criminal psychology also involves carrying out inquiries, interrogations, interviews, and criminal investigations, through which criminal justice system may achieve its goals smoothly, and crime of different levels and kinds can be prevented and controlled. यानी अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी के स्कोप की, तो उसमें ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि कैरिंग आउट इंक्वायरीज। कोई भी क्राइम कमिट होता है तो उस क्राइम को सॉल्व करने के लिए, उस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है। यानी अगर कोई भी क्राइम हुआ है, फिर चाहे वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, किसी भी लेवल का अगर क्राइम हुआ है, तो उस क्राइम को सॉल्व करने के लिए बहुत